अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी भाई, पार्ट 2 में हाजिर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं वॉच किया तो यहाँ पर आ रहा होगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपलोड किया था और इस सीरीज़ में जो ना हम आपको बताएंगे कि जी आपने ब्राज़ील में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना है, वो पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दिया है। पार्ट 2 आज का ये है कि आपने कार कैसे लेनी है और फिर हम आगे कुछ पार्ट्स बनाएंगे कि आपने गाड़ी में काम कैसे करना है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान आते हैं। आज हमारा पार्ट 2 इसके ऊपर है कि जी लाइसेंस हो गया, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि यार मैंने गाड़ी लेनी है भाई, क्या मैं रेंट की गाड़ी लूँ या मैं अपनी गाड़ी लूँ, किसी दोस्त के पास से लूँ, किसी शोरूम से लूँ, किसी मार्केट प्लेस से लूँ, किसी ऑक्शन से जाके लूँ, कहाँ से लूँ गाड़ी। यार मेन सवाल ये है ना कि भाई गाड़ी चाहिए गाड़ी। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा सबसे पहले कि मैंने गाड़ी कैसे ली, सही है। इस वीडियो में और इस पूरी सीरीज़ में मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। यार मुझे कोई फलां ढमका तीसरे चौथे बंदे का नहीं पता कि उसने गाड़ी कैसे ली है, उसने लाइसेंस कैसे लिया है, उसके साथ क्या हो रहा है, सही है। मैं आपको अपना सब कुछ बता रहा हूँ। तो जो भी आप लोग इस वीडियो में मुझसे सुनेंगे उसको ऐसे समझें कि वो मैं खुद अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सही है। अभी बिल्कुल न्यू मेरा लाइसेंस हुआ है, गाड़ी भी न्यू ली है और अभी जो करूँगा वो सब खुद कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि देखें, अगर आपने ब्राज़ील में गाड़ी लेनी है तो मिनिमम अमाउंट से हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि मिनिमम अमाउंट क्या है। मैंने रिसर्च की है अच्छी खासी, कोई तकरीबन 1 महीना बैठ गए कि भाई मैंने कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और या तो रेंट पे लेनी चाहिए, अपनी लेनी चाहिए, किसी दोस्त से लेनी चाहिए, किसी ऑक्शन की जगह से जाके लेनी चाहिए, शोरूम से लेनी चाहिए। मैंने ये सबसे बेहतर फैसला समझा कि मैं किसी शोरूम से जाके लेता हूँ, क्योंकि शोरूम इज़ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी प्लेस फॉर मी, कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हर जगह आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी खासी अमाउंट होती है और आप किसी स्कैम में पड़ना नहीं चाहते। ऑफ कोर्स हर कोई यही चाहेगा, वैसे ही मैंने चाहा और मैं शोरूम गया। शोरूम से पहले तो खैर मैं बहुत जगहों पर गया, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्ट टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ। मंडा जी, वीडियो की स्टोरी तो मेरी घंटों तक पहुँच जाएगी। तो मैं शोरूम गया, मैंने काफ़ी सारे शोरूम्स विजिट किए और फाइनली ये जो अभी आप गाड़ी देख रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। ये गाड़ी मुझे पसंद आई, बहुत कम चली हुई थी, यूज्ड कार है और मैंने ले ली आराम से, सही है, कोई मसला नहीं हुआ। इसका पेपर वर्क वगैरह मेरा अभी प्रोसेस में है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। होपफुली मेरी नेक्स्ट वीडियो तक जब मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगा मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि इसका पेपर वर्क भी कंप्लीट हो गया है। पेपर वर्क के लिए जी यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं भी आपको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कार के कॉस्ट, सही है। ये कार मुझे अराउंड पड़ी है अराउंड 45,000 रियाल्स, यहाँ पे कन्वर्जन आ रही है, सही है। और ये मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल सी एवरेज सी कार है। इसमें हम घूम फिर भी सकते हैं, हम इसमें काम भी कर सकते हैं। अगर हमें ऊबर काम करना है, टैक्सी ऐप्स हैं, फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, इस गाड़ी में सब कुछ पॉसिबल है। अगर हमें लॉन्ग रूट पे जाना है, ब्राज़ील बहुत बड़ा है साइज़ में, मेरा ख्याल है ये गाड़ी हमें आराम से लेके जाएगी, सही है। तो आप इस प्राइस से कम की प्राइस की भी कार ले सकते हैं, आप ऑफ कोर्स ज़्यादा की भी ले सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप लोगों को ऊबर करनी है तो ऊबर की एक रिक्वायरमेंट है sao पाउलो में। मेरा ख्याल है बाकी ब्राज़ील में शायद ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ब्राज़ील इतना बड़ा है तो उन्होंने sao पाउलो में इसकी रिक्वायरमेंट ये रखी हुई है कि आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए ऊबर के लिए, सही है। तो यानी कि अभी चले 2024, आपकी गाड़ी 2014 से पुरानी नहीं होनी चाहिए, सही है। 10 साल हो गए ना, तो आपने उस हिसाब से गाड़ी लेनी है, फिर उस हिसाब से गाड़ियों की प्राइसेस हैं, ठीक है। मेरे पास कार है 2019 का मॉडल है ये, और अल्लाह का शुक्र है A1 है, सब कुछ सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, कॉस्ट, मैंने जब रिसर्च की कॉस्ट के बारे में कि गाड़ी यहाँ पे कितने की है, तो यार मिनिमम भी जो ऊबर के लिहाज से लेट्स से अगर हम बात करें, सही है, ऊबर के लिहाज से यार 35 से कम की कोई भी गाड़ी नहीं है। 35,000 कन्वर्जन वगैरह हर चीज़ यहाँ पर साथ साथ आ रही होगी। 35,000 रियाल से कम की कोई गाड़ी नहीं मिली, और वो भी उनकी फिर कंडीशन वो थे जी, ग्रैंडपा गाड़ी थी, ग्रैंडपा, समझ रहे हैं ना कि उनको एक अरसा हो गया। तो ग्रैंडपा कार नहीं चाहिए थी हमें आवाज़ें नहीं चाहिए इंजन से, हमें यार एक स्टेबल सी कार चाहिए, इसमें हम फैमिली को भी घुमाएं और जो भी करना है खुशी से करें ना। तो मेरा मशवरा ये है कि यार अगर आप लोग कभी ब्राज़ील में गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो अपना मिनिमम बजट आप लोग रखें 40,000 रियाल्स, कन्वर्जन अगेन यहाँ पर आ रही होगी, सही है। और इसके बाद आप 40 से वही 50 के लिए, 60 के लिए, 70 के लिए, 1 लाख के लिए, ये टोटली आपके ऊपर है जो आपका बजट है। लेकिन 40 से कम अगर आप जाएंगे तो वो आपको मिलेंगी ग्रैंडपा कार, दादा अब्बू मिलेंगे गाड़ियों के, तो वो आप करें अवॉइड, क्योंकि फिर उसमें मसाइल आएंगे, सही है। अच्छा जी, आगे आते हैं। आपने गाड़ी लेनी है, ठीक है, वो भी मैं रिकमेंड करूँगी शोरूम से लें।
आपके दोस्त यार भी यहाँ पर होंगे। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यार अगर किसी भी स्कैम से बचना है ना, छोटे से स्कैम से भी, तो स्ट्रेट अवे शोरूम जाएं, क्योंकि शोरूम में भी ऑफ कोर्स आपने अपनी एहतियात करनी है, किसी को साथ लेके जाएं। मेरे यहाँ पर एक बड़े अच्छे फ्रेंड बने, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, वो मेरे साथ गए थे और उन्हीं की वजह से फिर हमने ये कार्ड लिया। तो ऐसे ही अगर आपके यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई दोस्त हैं, तो उनको साथ लेके जाएं जिनको ज़ुबान अच्छी आती है और जिनको यहाँ की चीज़ों का पता है। अकेले जाएंगे तो जी मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट दिन मैं अकेले गया था। फर्स्ट दिन मैं अकेले गया, हर कोई मुझे कह रहे हैं वो लोग, यानी कि पोर्चुगीज़ में कह रहे हैं ग्रिंगो। ग्रिंगो यहाँ पे मोस्टली कहते हैं अमेरिकन को, सही है, अमेरिकन जो यहाँ से आते हैं यूएस से। तो ग्रिंगो को हमें समझ रहे थे क्योंकि उनको पता चल जाता है यार इतनी अच्छी पोर्चुगीज़ बोल नहीं रहा। तो मुझे कह रहे हैं यार तुमने ग्रिंगो, मैंने कहा यार ग्रिंगो तो नहीं हूँ, मैं हूँ फॉरेनर यहाँ पर, क्योंकि ग्रिंगो में भी हम आ सकते हैं, मे भी बहुत सारे लोग इस पर भी इख्तलाफ करें। पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था ग्रिंगो हूँ मैं, तो लोगों ने नहीं भाई ग्रिंगो सिर्फ अमेरिकन होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी ब्राज़ीलियन से पूछो तो वो हम सबको ग्रिंगो में क्लासीफाई करते हैं, हम सब ग्रिंगो की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अल्लाह आलम, सही है, ऐसे बोल दो उसको, ठीक है। तो जी वो समझ गए थे कि यार ये फॉरेनर है, अब हम इसको अगर 35 का है तो 40 बताएंगे, 40 to 45। ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हो सकता है, मुझे ऐसा फील हुआ था कि यार मेरे से ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा रोज हम एक्सप्लोर करते हैं। विंडो शॉपिंग मैंने भरपूर किया, पूरा हफ्ता लगा के मैंने विंडो शॉपिंग की, सबको मैंने सलामियाँ ठोकी कि जी थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों की गाड़ी देखकर। लेकिन इन दी एंड मैं अपने फ्रेंड को लेकर गया और मेरे फ्रेंड से आपको बड़ी अच्छी पोर्तुगीज़ आती है और उन्होंने जी सबसे बातचीत की और एक सेकंड में पकड़ लिया कि यार ये बंदा सही है तो ये बंदा सही नहीं है, ठीक है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स ही मैंने आप लोगों को बता दिए। मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि जी शोरूम जाएँ, जो मैंने किया। वहाँ पे आपको प्राइसेस भी अच्छी मिल जाती हैं और आपके पास एक वैरायटी होती है यार, आप 1000 गाड़ियाँ देखते हो। आप अगर फेसबुक मार्केट प्लेस से किसी को अप्रोच करोगे तो एक कार है, आप एक कार के लिए जाओगे, सही है, इतनी दूर जाओगे फिर गाड़ी पसंद नहीं आएगी। तो किसी शोरूम वगैरह जाएँ जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पे जी यहाँ पे एक स्ट्रीट है, तो उस स्ट्रीट के बारे में अगर किसी को जाना तो मुझसे पूछे, मुझे आप लोग मैसेज करेगा। वो यार ऐसी लाइन से कोई दुकानें तो नहीं, खैर शोरूम से बोलूँगा, लाइन से ऐसे कोई शोरूम्स हैं यार के तकरीबन 100-200 शोरूम्स हैं गाड़ियों के। तो वहाँ बंदा अगर सुबह 8 बजे जाना तो शाम 8 बजे बाहर आएगा। इतनी गाड़ियाँ देखने को कि बंदा कंफ्यूज हो जाए यार मैं लूँ तो क्या लूँ। खैर आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं हम। अच्छा जी गाड़ी आपने ले ली, सही है, गाड़ियों के मैंने आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए हैं। अच्छा जी कुछ चीज़ों का आपने यहाँ पे ख्याल रखना जब आप यहाँ पे गाड़ी परचेस कर रहे हैं। और सबसे पहले उसमें आता है IPVA। IPVA होता है आपका व्हीकल का टैक्स और वो लगता है कि गाड़ी की वैल्यू क्या है, सही है, उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज होती है। आई एम नॉट श्योर कि हाउ वो कि उसको वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जितना मुझे पता है आपकी जो कार की वैल्यू उसके हिसाब से उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है, सही है। तो अगर आप ऑडी चला रहे हैं 1 लाख है इसकी, तो उसके हिसाब से अगर आपको अच्छा खासा टैक्स पड़ेगा, सही है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये पहले चीज़ हो गई। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस फाइन्स वगैरह सब कुछ क्लियर है। अब एग्जांपल ले लें, आपने किसी दोस्त से गाड़ी ली और दोस्त ने आपको लगाना है चूना, सही है, अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे दोस्त दे। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और उस दोस्त ने कहा यार मुझसे गाड़ी ले लो यार, ये 40 की कार है, मुझसे ले लो और एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब आप नए आए हो, आपको नहीं पता यार कि अच्छा भाई सब कुछ मेरा दोस्त है, आप मुझे ऑनलाइन मिला था, आप इससे फर्स्ट टाइम मिले, आपने कहा यार मैं तो इसी पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और उसने दिमाग में लगाया हुआ कि यार ये नया बंदा है, इसको मैं लगाना चूना, और वो आपको चूना लगा रहा है अगर, तो वो आपको गाड़ी भेज देगा, आपके नाम पे कर देगा और जी आपको पता चलेगा यार इसने तो अच्छे खासे पार्किंग फाइन्स हैं, स्पीडिंग फाइन्स हैं, तो फलां इसके टैक्सेस ड्यू हैं। और वो सारा का सारा पंगा आएगा आपके ऊपर। वो उस दोस्त के पास, दोस्त चला गया, दोस्त ने कहा आपको अस्सलाम वालेकुम, तो उसने ऐसे किया और वो बाय बाय, आउट ऑफ योर लाइफ। तो जी इन सारे पंगों वजह से बचें और आपको पता होना चाहिए कि आपके सारे टैक्सेस ड्यूटीज़ क्लियर हैं। और अगर आप शोरूम जाएंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा सकते हैं, क्योंकि शोरूम यार मैं समझता हूँ कि सबसे रिलायबल ऑप्शन है, सबसे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, सही है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी आगे आते हैं आपका CRLV। ये यहाँ का समझ आपका कार रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, सही है। आपको एक पेपर मिल गया, वो ऑनलाइन भी आ जाता है आपके पास, और वो पेपर आपको मिलेगा जी गाड़ी अब आपकी हो गई, आपका नाम लिखा है, उसके बाद आपका CPF लिखा हुआ है और आपकी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट वगैरह हर चीज़ मेंशन होती है, तो वो आप ही कार हो चुकी है, सही है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ताकि आप सबको जो भी इस प्रोसेस में है या आने लगा है उनको पता होना यार। अब यहाँ पे यार एक ना हमारे फ्रेंड हैं, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कार ले ली, गाड़ी घर लेकर आ गए, हफ्ते के बाद पता चला कि यार गाड़ी ऑक्शन की, सही है, गाड़ी ऑक्शन की है और फिर उनको मसले हुए, फिर उन्होंने बेचने की कोशिश की तो वो उसकी प्राइस कम हो गई, ठीक है। 1-2 और भाइयों के साथ मैंने सिर्फ सुना है यार, अब देखें लोगों की बातें सुनता हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने क्या किया जी, गाड़ी ले ली और पता चला कि जी एक भाई की गाड़ी थी चोरी की, सही है। तो यार ये चीज़ें जो है ना आपने
सबसे पहले जब आप बैठे हुए होते हैं कहीं पे, आप कहीं से डील कर रहे होते हैं, आपने अपनी वेरिफिकेशन सारी गाड़ी की खुद ही करनी होती है। ये नहीं कि जी आप गाड़ी खरीद ली, पैसे पे कर लिए, आपने अस्सलाम वालेकुम किया, आप घर का तो पता चला यार गाड़ी में तो ये मसले हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये आपने हर चीज़ किसी को साथ लेके जाएं तो बेस्ट है। अगर ख़ुद को सब कुछ पता है तो जी ये सारी चीज़ों की तैयारी करें, इसमें ऐसी कोई चीज़ मिस ना हो जाए कि आपको बाद में हो रिग्रेट। चलें जी, ये था इस सीरीज़ का पार्ट 2 जिसमें मैंने आज आप लोगों को बताया कि गाड़ी कैसे लेनी है। मैं भी आप लोगों को वीडियो के एंड में गाड़ी की भी कुछ क्लिप्स लगा दूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि मैंने जो कार ली है वो कैसी दिखती है। यार अब थोड़ा सा दिखाएंगे ना आपको, क्योंकि अभी गाड़ी आप लोगों को बहुत दिखेगी। ये गाड़ी में अभी हमने जी बहुत कुछ करना है, सरप्राइजेज़ हैं, थोड़ा सा वेट करें। इस सीरीज़ के बाद इंशाल्लाह एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट होगी और आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, ये था इस सीरीज़ का पार्ट 2। पार्ट 3 पार्ट 4 में हम आप लोगों को बताएंगे कि जी आपने यहाँ पे काम कैसे करना है। गाड़ी शाड़ी ले ली है, अब इसको जी घुमाना कैसे, इसके साथ काम कैसे करना है और पैसे कैसे कमाने हैं। सही है, क्योंकि ये सबसे यार बड़ा ये अहम सवाल होता है कि सरोज भाई ब्राज़ील में ऊबर का काम कैसा है। अच्छा जी, आप लोगों के साथ मैंने ये बात तो ज़रूर शेयर की होगी कि यार मैं आप लोगों को सिर्फ वही बातें बताता हूँ और दिखाता हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। तो सही है, हम आपको वही चीज़ें बताएंगे। अगर हम ऊबर करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे जी ऊबर में अर्निंग कितनी हो रही है। अगर कोई और ऐप पे काम करेंगे तो दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। यहाँ वहाँ की बल्लेबाजियाँ, फ्रॉडबाजियाँ नहीं करेंगे कि जी मैंने तो 4 घंटे काम करके इतना कमा लिया था और कमाया कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हैं? जो लाइव रिजल्ट्स होंगे, जो भी मेरे साथ चल रहा होगा, आप लोगों के साथ सबको शेयर करेंगे ताकि जो भी इस काम का सोच रहा है तो उसमें लोगों को पता चले और किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए। चलें जी, फिलहाल के लिए जो है ना ये पार्ट 2 यहाँ पे एंड करते हैं। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा सा वेट करेगा। आप लोगों को मैं अभी अपनी गाड़ी की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा तो देख लेगा और फिर मुझे अस्सलाम वालेकुम कर देगा। चलिए जी, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ ना कुछ बताते रहा करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बोलो 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 यार, अल्लाह हाफिज़।